KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहानों की बात की जाए तो इनका जो निर्माता था उनका नाम था जो अपने पिछले एपिसोड में देखा होगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम था गोविंदराज। कौन सा राज? तो गोविंदराज जो था, चौहान जो था, वो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था। इनके छोटे भाई का इनका पुत्र था ये, और इनका भाई जो था इनका नाम था हरिराज। कौन सा राज? हरिराज। हरिराज ने गोविंदराज चौहान को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? गोविंदराज चौहान। और गोविंदराज चौहान को पराजित करके और उसने कहाँ पर अधिकार कर लिया? अजमेर पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार कर लिया? अजमेर पर अधिकार कर लिया। और जब ये अजमेर पर अधिकार कर लेता है तो यहाँ से गोविंदराज चौहान निकल के आता है और थंब नामक पहाड़ी पर एक किला स्थापित करता है। थंब नामक पहाड़ी पर क्या स्थापित किया? किला स्थापित किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। और बाद में वो जाके राजधानी रणथंभौर कहलाई। क्या कहलाई? रणथंभौर कहलाई। और रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर से 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है। सवाई माधोपुर में पड़ता है वर्तमान में। कौन से जिले में पड़ता है? सवाई माधोपुर। क्लियर? ये तुम्हारा रणथंभौर है, सवाई माधोपुर। इस दुर्ग की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक। अब देखो ये बात चल रही है 1192 के आसपास की, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु कब हुई थी? 1192 ईस्वी। ये बात उसकी है। तो उनका पुत्र उस समय रहा होगा। तो उसके बाद में क्योंकि इन्होंने 5-7 गांव जीते तो छोटा सा राज्य था, तो तमाम शासक वो छोटे छोटे हुए, जिनमें नाम आता है वलहण, प्रहलादन, वीर नारायण, इनका नाम आता है। तो देखो इनमें कोई खास था नहीं, लेकिन वीर नारायण के बारे में एक बात कहा जाता है कि वीर नारायण के ऊपर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? इल्तुतमिश ने आक्रमण कर अधिकार किया। कहां पर अधिकार किया? रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अब आप यहां पे देखो मोहम्मद गोरी था। कौन सा गोरी था? महमूद गोरी। और इसके बाद में अगला राजा कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अगला शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश। कौन बनता है? इल्तुतमिश। तो देखो मोहम्मद गोरी ने तो किसको पराजित कर दिया था? पृथ्वीराज चौहान। और उसके बाद इल्तुतमिश ने किस पर अधिकार कर लिया? वीर नारायण। बात समझा रही? वीर नारायण पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब वीर नारायण के बाद में अगला शासक होता है वाघभट्ट। कौन सा भट्ट? वाघभट्ट। और वाघभट्ट ने इल्तुतमिश के बाद में शासक बना था नासिरुद्दीन। कौन सा रुद्दीन? नासिरुद्दीन। तो वाघभट्ट ने नासिरुद्दीन से रणथंभौर वापस छीना। रणथंभौर वापस छीना। ये कमजोर शासक था। और इसके बाद में अगला शासक बनता है जयसिम्हा। कई किताबों में जयसिम्हा नाम मिलता है, कई किताबों में इनका नाम मिलता है जयसिंघा। और इनका जो कार्यकाल था वो 1250 से और 1282 इनका शासन कार्य था। तो ये जो 4 शासक हुए, गोविंदराज, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट, इनका जो कार्यकाल था आप मान लो 1192 से लेके और 1250, 58 साल इन 5 शासकों ने राज किया है। इसके बाद में ये जयसिम्हा आ गया है। ठीक है। यहाँ से अपने को डेट वाइज इन पे अपने को कहीं भी उल्लेखित तिथि नहीं मिलती, और ना ही ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि खोजना जरूरी हो। जयसिंघा का कार्यकाल 1250 से 1282 रहा। ये थोड़ा शक्तिशाली शासक हुआ था। तो इसके बाद में अपना अध्ययन करते हैं।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो जयसिम्हा या जयसिंह के बाद में यानी 1250 से 1252 ईस्वी में शासक बनता है। उनके बाद में शासक बनता है हम्मीरदेव चौहान। कौन सा चौहान? हम्मीरदेव चौहान। और हम्मीरदेव चौहान का जो कार्यकाल था वो 1282 से लेके और 1301 तक रहा। इनके बारे में अपन देखेंगे। अब तक के शासकों में सबसे खतरनाक शासक, इसमें पृथ्वीराज चौहान का ये पड़पोता सड़पोता ही था। और उसमें पृथ्वीराज चौहान के गुण थे, वो का वो एटीट्यूड, वो की वो बोली, वो की वो चाल, ऐसे लगता था जैसे कौन आ रहा हो, पृथ्वीराज चौहान। बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। पिता ने देखा और देखते इसको राजा बना दिया। इसके दो बड़े भाई थे, तो जयसिम्हा ने अपने तीसरे बेटे को राजा बनाया, जबकि ये तीसरे नंबर का था। जयसिम्हा ने अपने तीसरे बेटे हम्मीर का जीवित रहते हुए राज्याभिषेक कर दिया। समझ में आ रहा है? कौन से नंबर का था? तीसरे नंबर का था। लेकिन इसके बावजूद इसने जीवित रहते हुए 1282 में इन्होंने इसका राज्याभिषेक कर दिया था। हालांकि 1282 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके पिता जयसिम्हा की कुछ समय बाद में ही। तो ये तुम्हारे को याद रखना है। ये इतना योग्य था कि इन्होंने 1288 ईस्वी तक 82 में राजा बना। कितने साल बने? 6 वर्षों में उसने पूरे आसपास के क्षेत्रों पर युद्ध अधिकार कर लिया। अपने आसपास के क्षेत्र पर अधिकार किया। और इसने राजा बनते ही एक नीति अपनाई जिसका नाम था दिग्विजय की नीति। कौन सी विजय की? दिग्विजय। दिग्विजय इसलिए क्योंकि जब इसका परदादा था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का सारा अधिकार क्षेत्र था, तो इसके दिमाग में आ गया कि जो भी अपने परदादा की जमीन थी वो वापस लेंगे, आक्रमण करेंगे और सबको वापस छीनेंगे। समझ आ गया? बुझाओं के बल पे। तो इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय। दिग्विजय की नीति के तहत सबसे पहले इसने काम किया, भीम रस के राजा को हराया। कौन से रस के राजा को हराया? भीम रस के शासक अर्जुन देव को हराकर मांडलगढ़ पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? मांडलगढ़ पर अधिकार। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है बोले भक्तों? भीलवाड़ा। तो वहां पर अधिकार किया। पहले तो इसको भीलवाड़ा को सल्टाओ, ये लो। यहां से आया, यहाँ जहाजपुर भीलवाड़ा ये वाला क्षेत्र इसको जीत लिया, जहाज पर मांडलगढ़। दूसरे नंबर पे इसने आक्रमण किया एक मालवा, दक्षिण में मालवा, वो दक्षिण का जो परमार शासक पड़ता था भोज, परमार शासक भोज को पराजित किया। पराजित करके उससे भी कर वसूल किया। अब उसको यहाँ पे देखो, इसको हरा दिया। इसको हराने बाद में यहाँ पे इसको हरा दिया। इसको हराने के बाद में फिर आगे चलता है। अब वापस लौट रहा था, तो वापस लौटते थे फिर उसने आक्रमण किया मालवा। किस पर आक्रमण किया? मालवा। मालवा पर आक्रमण कर हाथी व कर वसूल किया। क्या वसूल किया? हाथी व कर वसूल किया। ये तुम्हारा मालवा, ये तुम्हारा भोज परमार, और ये तुम्हारा कौन था? इसका क्या नाम था? अर्जुन देव। अर्जुन देव। ये तुम्हारा मालवा। मालवा के बाद में ये आक्रमण करता है कहाँ पे? ये तुम्हारा मेवाड़ था। कौन सा वाड़ था? मेवाड़। इसके बाद में मेवाड़ के समर सिंह को हराकर कर वसूल किया। कर वसूल किया। तो ये देखो, इसको हरा देता है।
मेवाड़ के बाद में फिर इसका नंबर लेता है, आगे चलता है आबू, ये पड़ता है माउंट आबू। क्या पड़ता है? आबू। इसने अपने जीवन में 17 युद्ध किए थे, 16 में विजय रहा था। ठीक है, तो इसके बाद में आबू ही लिख लेना आप डायरेक्ट। आबू पर आक्रमण कर सारंगदेव वाघेला के सामंत आबू के प्रताप सिंह से कर वसूल किया। आबू का राजा कौन था? प्रताप सिंह। कौन था? प्रताप सिंह। और माउंट आबू किसके अधिकार क्षेत्र में आता था? गुजरात में। किस में आता था? गुजरात में। गुजरात के सारंगदेव वाघेला के दिन, ये याद रखना, उससे कर वसूल किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी नहीं रुका, आगे चला। अब घर पे वापस आ रहा है, तो घर पे वापस आ रहा है, इनको जीत के वापस गया। ये सवाई माधोपुर के पास कौन पड़ता है? करौली। कौन सा रोली? करौली। तो इसने करौली को त्रिभुवनगिरी कहते थे। क्या कहते थे? त्रिभुवनगिरी। त्रिभुवन, अब करौली तो उसके पास ही पड़ता था। त्रिभुवनगिरी के शासक की हत्या कर अधिकार किया। भाई ये तो अपने पास में पड़ता है, तो इसको ऊपर अपन कब्जा ही कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि दूर से तो फिर भी इतनी दूर कौन कब्जा करेगा, उधर तो टैक्स वसूल करके लिया है। वही बात है, अधीनता मान ले, वो तो डायरेक्ट अपना अधिकार क्षेत्र कर लेते हैं। अपने पास में, अपनी बिल्डिंग के पास के, कोचिंग के पास अगर कोई ज़मीन है तो अपन वहाँ तो वैसे कब्जा कर लेंगे, बात समझे। अब दूर हो कोई तो वहाँ से तो वैसे टैक्सी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कब्जा करने रोज़ थोड़ी जाएंगे, वो फिर अपने को आते ही फिर कब्जा कर लेंगे। गुरु जी यहाँ पे कैसे कर ले, या तो मोटरसाइकिल खड़ी कर करा के जगह, समझ रहे हो। तो त्रिभुवनगिरी के शासक की हत्या करके और उस पर अधिकार कर लिया। त्रिभुवनगिरी यानी करौली की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार उसने युद्ध विजय के तहत पूरे साम्राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इन्होंने आसपास के ये तमाम शासकों को जब हराना चालू कर दिया, यहाँ पे पूरे क्षेत्र पर जब इन्होंने कब्जा स्थापित कर दिया, तो इसकी सीमें टकरा गई यहाँ दिल्ली के सुल्तान से। और दिल्ली का सुल्तान उस समय जो था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने, अब बड़ी समस्या हो गई, जलालुद्दीन खिलजी तो टेंशन में आ गया। तो दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से इनका क्या संबंध रहा? जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले 1290 में, याद रखना, मैं जलालुद्दीन खिलजी को जेके लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जेके। जे यानी जलालुद्दीन, के यानी खिलजी। जेके सीमेंट मत बना देना, ठीक है। 1290 ईस्वी की बात है। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके और कहाँ पर अधिकार कर लिया? झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार कर लिया? झाइन के दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, झाइन के दुर्ग को रणथंबोर की कुंजी कहते हैं। झाइन के दुर्गों का क्या कहते हैं? रणथंबोर की कुंजी। रणथंबोर की कुंजी यानी अगर रणथंबोर को अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले किसको जीतना पड़ेगा? झाइन के दुर्ग। रणथंबोर से 10 किलोमीटर पहले ही पड़ता है झाइन। झाइन के दुर्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया। झाइन के दुर्ग पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया तो इन्होंने आगे आक्रमण किया। आगे आक्रमण किया तो आगे जीत नहीं पाए, और जब जीत नहीं पाए तो लास्ट में जाके और ये वापस लौट गया। आगे जीत ना पाने के कारण वापस लौटा, और जैसे ही ये लौटा और जय हमीर देव चौहान ने वापस किस पर अधिकार कर लिया? हमीर देव चौहान ने झाइन पर पुनः अधिकार किया। झाइन पर पुनः क्या किया? अधिकार किया। ये चीज याद रखना। अब क्या होता है कि जब इन्होंने पुनः अधिकार कर लिया तो 1292 में इसने दूसरा आक्रमण किया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में जेके का दूसरा आक्रमण, दूसरा रणथंबोर अभियान, और जब इन्होंने दूसरा रणथंबोर अभियान किया तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसका नेतृत्व किया।
बहुत सैनिकों को। अब की बार ये पूरी तैयारी करके बैठा था। कौन? हम्मीर देव चौहान। आने दो बेटा, अब की बार मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, तुम कितने दिन हो गए तुम्हारे को। तो एकदम तैयार होके बैठा, और वो रणथंभौर इतने थम पहाड़ी पे जबरदस्त किला था, जीत नहीं पाया। और वो रोज की रोज उसको पहाड़ियों में, घाटियों में उनको बिछा बिछा के, गोल्डी चला चला के मैदानों को समतल उमतल किया। और हम्मीर देव चौहान देखता, हाँ आजा छोरा, तेरे लिए वो प्लेग्राउंड तैयार हो गया, वहाँ पे तू खेल लेना। सारे बच्चों को प्लेग्राउंड दिखा दिया। साल 6 महीने वो जीत ही नहीं पाया उसको, रणथंभौर को। और लास्ट में ऐसे कहते हैं कि इन्होंने अपना घेरा उठा लिया, कि इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने खुद उठाया। और उठाते हुए एक डायलॉग कहा जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। घेरा, अंत में घेरा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे 10 किलों को, रणथंभौर जैसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 अर्थ हुए। इसका सीधा सा अर्थ तो ये हुआ कि इस किले की खातिर मेरे मुसलमान भाई मर रहे हैं, तो ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर ही नहीं समझता। छोड़ो इसको। एक अर्थ तो सीधा अर्थ ये है। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ ये था कि भाई वो किले को जीत नहीं पा रहा था और उसकी बेइज्जती हो रही थी, उसका सामान भी जा रहा था, उसका रसद आपूर्ति भी खराब होती थी, उसके लोग भी जा रहे थे। तो इस वजह से उसने घेराबंदी उठा दी और इस प्रकार उन्होंने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। क्या है? अंगूर। अंगूर तो पकड़ नहीं पाया और उसने क्या कह दिया? अंगूर ही क्या है? खट्टे हैं। या फिर एक डायलॉग कहा जाता है, नाच न जाने आंगन। ये डायलॉग इन्होंने कहा था। तो अंत में घेरा उठाते हुए उन्होंने कहा था, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ये इनका एक प्रसिद्ध डायलॉग है। अच्छा, अब ये जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का अपन देखेंगे। एक चीज याद रखना, इनके स्रोत भी याद रखना। हम्मीर देव चौहान पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं आपको एक बार मैं फिर से बता दूं। हम्मीर, एक तो है हम्मीर मद मर्दन, ये तो किसकी है? जय सिंह सूरी। और एक है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य किसकी है भाई? नैन चंद्र सूरी। किसकी है? नैन चंद्र सूरी। रटना इसको। एक है हम्मीर काव्य। कौन सा काव्य है? और हम्मीर काव्य जो है वो है जोधराज की। कौन से राज की? जोधराज। एक सारंगधर की भी है इसी नाम से, सारंगधर। जोधराज की जो है वो डिंगल में लिखी गई थी, पिंगल में लिखी गई थी। सारंगधर की संस्कृत भाषा में लिखी। ठीक है, हम्मीर काव्य हो गई, हम्मीर मदमर्दन हो गई। और एक है हम्मीर हट। हम्मीर हट ये है चंद्रशेखर की। कौन से शेखर की? चंद्रशेखर की। एक है हम्मी रायण। है मैं मी रायण। हम्मी रायण जो है वो है बंडऊ व्यास की। कौन से व्यास की? बंडऊ व्यास। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनको आप। और इसके अलावा बरनी की जो है तारीख फिरोजशाही, उसमें भी इसका पूरा ब्यौरा मिलता है अपने को, हम्मीर देव चौहान का। कौन कौन सा? तारीख फिरोजशाही। तो ये तो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनके पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। इसके आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।